एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा रहता था, जिसका महल एक विशाल बगीचे से घिरा हुआ था। लेकिन हालांकि माली बहुत थे और मिट्टी भी अच्छी थी, लेकिन इस बगीचे में न तो फूल थे, न ही फल, यहाँ तक कि घास या छायादार पेड़ भी नहीं थे। राजा इस बात से बहुत निराश था। तभी एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, आपके माली अपना काम नहीं समझते, लेकिन आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके पिता मोची और बढ़ई थे। उन्होंने आपके बगीचे की खेती करना कैसे सीखा होगा। राजा ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, आपको एक माली को बुलाना चाहिए जिसके पिता और दादा उससे पहले माली रहे हों, और बहुत जल्द आपका बगीचा हरी घास और सुंदर फूलों से भर जाएगा और आप इसके स्वादिष्ट फलों का आनंद लेंगे। इसलिए राजा ने अपने राज्य के प्रत्येक नगर, गांव और बस्ती में दूत भेजे ताकि वे ऐसे माली की तलाश करें जिसके पूर्वज भी माली रहे हों, और 40 दिन के बाद एक माली मिल गया। उन्होंने उससे कहा, हमारे साथ आओ और राजा का माली बनो। माली ने कहा, मैं राजा के पास कैसे जा सकता हूँ, मुझ जैसा गरीब आदमी। उन्होंने जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके और आपके परिवार के लिए नए कपड़े हैं, लेकिन मुझे कई लोगों को पैसे देने हैं। उन्होंने कहा, हम आपका कर्ज चुका देंगे। इसलिए माली ने अपने आप को राजी कर लिया और अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर दूतों के साथ चला गया, और राजा को एक सच्चा माली मिल जाने पर बहुत खुशी हुई। उसने उसे अपने बगीचे की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। माली को शाही बगीचे में फूल और फल उगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और 1 साल के अंत में बगीचा पहले जैसा नहीं रहा, और राजा ने अपने नए नौकर को उपहारों की बारिश कर दी। जैसा कि आप पहले ही सुन चुके हैं, माली का एक बेटा था जो बहुत ही सुंदर युवक था। उसके व्यवहार बहुत ही अच्छे थे, और वह हर दिन बगीचे के सबसे अच्छे फल राजा के पास लाता था, और सभी सबसे सुंदर फूल उसकी बेटी के पास लाता था। अब ये राजकुमारी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी और सिर्फ 16 साल की थी, और राजा को लगने लगा था कि अब समय आ गया है कि उसकी शादी कर दी जाए। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम विवाह करने की उम्र की हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह अपने प्रधानमंत्री के बेटे से कराने की सोच रहा हूँ। राजकुमारी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं मंत्री के बेटे से कभी विवाह नहीं करूंगी। क्यों नहीं? राजा ने पूछा। क्योंकि मैं माली के बेटे से प्यार करती हूँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। ये सुनकर राजा पहले तो बहुत क्रोधित हुआ, फिर वह रोने लगा और आहें भरते हुए कहने लगा कि ऐसा पति उसकी पुत्री के योग्य नहीं है। लेकिन युवा राजकुमारी माली के बेटे से विवाह करने के अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने कहा, आपको यही करना चाहिए। माली से छुटकारा पाने के लिए आपको दोनों प्रेमियों को बहुत दूर देश भेजना होगा, और जो पहले लौटेगा उससे आपकी बेटी की शादी होगी। राजा ने इस सलाह का पालन किया और मंत्री के बेटे को एक शानदार घोड़ा और सोने के सिक्कों से भरा एक बटुआ भेंट किया गया, जबकि माली के बेटे को केवल एक बूढ़ा लंगड़ा घोड़ा और तांबे के सिक्कों से भरा एक बटुआ दिया गया, और हर कोई यह सोचता था कि वह अपनी यात्रा से कभी वापस नहीं आएगा। यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले राजकुमारी अपने प्रेमी से मिली और उससे कहा, बहादुर बनो और हमेशा याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गहनों से भरा ये पस ले लो और मेरे प्यार के लिए इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करो, और जल्दी से वापस आओ और मेरा हाथ मांगो। The two suitors left the town together, but the minister's son went off at a gallop on his good horse, and very soon was lost to sight behind the most distant hills. He travelled on for some days, and presently reached a fountain beside which an old woman all in rags sat upon a stone. Good day to you, young traveller, said she. But the minister's son made no reply. Have pity upon me, traveller, she said again. I am dying of hunger, as you see, and 3 days have I been here and no one has given me anything. Let me alone, old witch, cried the young man, I can do nothing for you, and so saying he went on his way. That same evening the gardener's son rode up to the fountain upon his lame grey horse. Good day to you, young traveller, said the beggar woman. Good day, good woman, answered he. Young traveller, have pity upon me. Take my purse, good woman, said he, and mount behind me, for your legs can't be very strong.
The old woman didn't wait to be asked twice, but mounted behind him, and in this style they reached the chief city of a powerful kingdom. The minister's son was lodged in a grand inn, the gardener's son and the old woman dismounted at the inn for beggars. The next day the gardener's son heard a great noise in the street, and the king's heralds passed, blowing all kinds of instruments and crying, "The king, our master, is old and infirm. He will give a great reward to whoever will cure him and give him back the strength of his youth." Then the old beggar woman said to her benefactor, "This is what you must do to obtain the reward which the king promises. Go out of the town by the south gate, and there you will find 3 little dogs of different colors. The first will be white, the second black, the third red. You must kill them and then burn them separately, and gather up the ashes. Put the ashes of each dog into a bag of its own color, then go before the door of the palace and cry out, 'A celebrated physician has come from Janina in Albania. He alone can cure the king and give him back the strength of his youth.' The king's physicians will say, 'This is an impostor and not a learned man,' and they will make all sorts of difficulties, but you will overcome them all at last and will present yourself before the sick king. You must then demand as much wood as 3 mules can carry, and a great cauldron, and must shut yourself up in a room with the sultan, and when the cauldron boils you must throw him into it and then leave him until his flesh is completely separated from his bones. Then arrange the bones in their proper places, and throw over them the ashes out of the 3 bags. The king will come back to life, and will be just as he was when he was 20 years old. For your reward you must demand the bronze ring which has the power to grant you everything you desire. Go, my son, and do not forget any of my instructions." The young man followed the old beggar woman's directions. On going out of the town he found the white, red, and black dogs and killed and burnt them, gathering the ashes in 3 bags. Then he ran to the palace and cried, "A celebrated physician has just come from Janina in Albania. He alone can cure the king and give him back the strength of his youth." The king's physicians at first laughed at the unknown wayfarer, but the sultan ordered that the stranger should be admitted. They brought the cauldron and the loads of wood, and very soon the king was boiling away. Toward midday the gardener's son arranged the bones in their places, and he had hardly scattered the ashes over them before the old king revived, to find himself once more young and hearty. "How can I reward you, my benefactor?" he cried. "Will you take half my treasures?" "No," said the gardener's son. "My daughter's hand?" "No." "Take half my kingdom?" "No." "Give me only the bronze ring which can instantly grant me anything I wish for." "Alas," said the king, "I set great store by that marvelous ring, nevertheless, you shall have it." And he gave it to him. The gardener's son went back to say goodbye to the old beggar woman. Then he said to the bronze ring, "Prepare a splendid ship in which I may continue my journey. Let the hull be of fine gold, the masts of silver, the sails of brocade, let the crew consist of 12 young men of noble appearance, dressed like kings. Nicholas will be at the helm. As to the cargo, let it be diamonds, rubies, emeralds, and carbuncles." And immediately a ship appeared upon the sea which resembled in every particular the description given by the gardener's son, and, stepping on board, he continued his journey. Presently he arrived at a great town and established himself in a wonderful palace. After several days he met his rival, the minister's son, who had spent all his money and was reduced to the disagreeable employment of a carrier of dust and rubbish. The gardener's son said to him, "What is your name, what is your family, and from what country do you come?" "I am the son of the prime minister of a great nation, and yet see what a degrading occupation I am reduced to. Listen to me, though I don't know anything more about you, I am willing to help you. I will give you a ship to take you back to your own country upon one condition. Whatever it may be, I accept it willingly. Follow me to my palace." The minister's son followed the rich stranger, whom he had not recognized. When they reached the palace, the gardener's son made a sign to his slaves, who completely undressed the newcomer. "Make this ring red hot," commanded the master, "and mark the man with it upon his back." The slaves obeyed him. "Now, young man," said the rich stranger, "I am going to give you a vessel which will take you back to your own country. And, going out,
He took the bronze ring and said, "Bronze ring, obey thy master. Prepare me a ship of which the half-rotten timbers shall be painted black, let the sails be in rags and the sailors infirm and sickly. One shall have lost a leg, another an arm, the third shall be a hunchback, another lame or club-footed or blind, and most of them shall be ugly and covered with scars. Go, and let my orders be executed." The minister soon embarked in this old vessel, and thanks to favorable winds, at length reached his own country. In spite of the pitiable condition in which he returned, they received him joyfully. "I am the first to come back," said he to the king. "Now fulfill your promise and give me the princess in marriage." So they at once began to prepare for the wedding festivities. As to the poor princess, she was sorrowful and angry enough about it. अगली सुबह भोर होते ही एक शानदार जहाज पूरे पाल के साथ शहर के सामने लंगर डालने आया। राजा उस समय महल की खिड़की पर था। "ये कैसा अजीब जहाज है?" वह चिल्लाया, "जिसका सुनहरा पतवार, चांदी के मस्तूल और रेशमी पाल हैं, और राजकुमारों जैसे युवा लोग इसे चला रहे हैं। और क्या मैं सेंट निकोलस को पतवार पर नहीं देख रहा हूँ? तुरंत जाओ और जहाज के कप्तान को महल में आने के लिए आमंत्रित करो।" उसके सेवकों ने उसकी आज्ञा का पालन किया और शीघ्र ही एक अत्यंत सुंदर युवा राजकुमार आया, जो रेशमी वस्त्र पहने हुए था तथा हीरे मोतियों से सुसज्जित था। युवक, राजा ने कहा, "तुम्हारा स्वागत है, चाहे तुम कोई भी हो। मुझ पर एक उपकार करो कि जब तक तुम मेरी राजधानी में रहो, मेरे मेहमान बनो।" "बहुत धन्यवाद, महाराज," कप्तान ने उत्तर दिया, "मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ।" राजा ने कहा, "मेरी बेटी की शादी होने वाली है, क्या तुम उसका विवाह कर दोगे?" "मैं मंत्रमुग्ध हो जाऊंगा, महाराज।" कुछ ही देर बाद राजकुमारी और उसका मंगेतर वहां आ गए। "क्यों, ये कैसे हुआ?" युवा कप्तान चिल्लाया, "क्या आप इस आकर्षक राजकुमारी का विवाह ऐसे आदमी से करेंगे? लेकिन वह मेरे प्रधानमंत्री का बेटा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी बेटी को किसी और को नहीं दे सकता। जिस आदमी से उसकी सगाई हुई है, वह मेरा नौकर है। आपका नौकर, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उससे दूर एक शहर में मिला था, जहां वह घरों से धूल और कूड़ा कचरा उठाकर ले जा रहा था। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे अपना नौकर बना लिया।" राजा चिल्लाया, "यह असंभव है। क्या आप चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसे साबित करूँ?" ये युवक उस जहाज में वापस आया जिसे मैंने उसके लिए तैयार किया था, एक ऐसा जहाज जो समुद्र में चलने लायक नहीं था, जिसका पतवार काला और टूटा हुआ था और नाविक कमजोर और अपंग थे। राजा ने कहा, "ये बिल्कुल सच है। ये झूठ है," मंत्री के बेटे ने चिल्लाकर कहा। "मैं इस आदमी को नहीं जानता।" "महाराज," युवा कप्तान ने कहा, "अपनी बेटी के मंगेतर के कपड़े उतरवा दीजिए और देखिए कि उसकी पीठ पर मेरी अंगूठी का निशान तो नहीं लगा है।" राजा यह आदेश देने ही वाला था कि मंत्री के बेटे ने अपने आप को इस अपमान से बचाने के लिए स्वीकार कर लिया कि यह कहानी सच है। "और अब, महाराज," युवा कप्तान ने कहा, "क्या आप मुझे नहीं पहचानते?" राजकुमारी ने कहा, "मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम माली के बेटे हो, जिससे मैं हमेशा प्यार करती रही हूँ, और मैं तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ।" "युवक, तुम मेरे दामाद बनोगे," राजा ने कहा। "शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, इसलिए तुम आज ही मेरी बेटी से शादी करोगे।" और उसी दिन माली के बेटे ने सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लिया। कई महीने बीत गए। युवा दंपति दिन भर खुश रहते थे, और राजा भी अपने आप पर प्रसन्न होता था कि उसे ऐसा दामाद मिला है। लेकिन शीघ्र ही सुनहरे जहाज के कप्तान ने एक लंबी यात्रा करना आवश्यक समझा, और अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाने के बाद वह जहाज पर चढ़ गया। अब राजधानी के बाहरी इलाके में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसने अपनी जिंदगी काली कलाओं, कीमिया, ज्योतिष, जादू और जादू टोना का अध्ययन करने में बिताई थी। इस आदमी को पता चला कि माली का बेटा राजकुमारी से शादी करने में सिर्फ उन जिनकी मदद से सफल हुआ था जिन्होंने पीतल की अंगूठी की बात मानी थी। "मैं वह अंगूठी जरूर लूंगा," उसने खुद से कहा। इसलिए वह समुद्र तट पर गया और कुछ छोटी लाल मछलियां पकड़ी। वास्तव में वे बहुत ही सुंदर थीं। फिर वह वापस आया और राजकुमारी की खिड़की के सामने से गुजरते हुए चिल्लाने लगा,
कौन कुछ सुंदर छोटी लाल मछलियां चाहता है। राजकुमारी ने उसकी बात सुनी और अपने एक दास को भेजा, जिसने बूढ़े फेरीवाले से कहा, आप अपनी मछली के लिए क्या लेंगे? एक कांस्य अंगूठी। एक कांसे की अंगूठी, बूढ़े मूर्ख। और मैं इसे कहाँ पाऊंगा? राजकुमारी के कमरे में कुशन के नीचे। दासी अपनी स्वामिनी के पास वापस चली गई। उसने कहा, बूढ़ा पागल न तो सोना लेगा और न ही चांदी। तो फिर वह क्या चाहता है? एक कांस्य अंगूठी जो एक कुशन के नीचे छिपी हुई है। राजकुमारी ने कहा, अंगूठी ढूंढो और उसे दे दो। और अंततः दास को वह कांस्य अंगूठी मिल गई, जिसे सुनहरे जहाज का कप्तान गलती से पीछे छोड़ आया था, और वह उसे उस व्यक्ति के पास ले गया, जिसने उसे तुरंत ही छीन लिया। वह अभी अपने घर पहुंचा ही था कि अंगूठी लेते हुए उसने कहा, कांस्य की अंगूठी, अपने स्वामी की आज्ञा मानो। मैं चाहता हूं कि सुनहरा जहाज काले लकड़ी में बदल जाए और चालक दल घिनौने नीग्रों में बदल जाए, सेंट निकोलस पतवार छोड़ दें और केवल काली बिल्लियां ही मालवाहक हों। और पीतल की अंगूठी के जिनने उसकी आज्ञा मानी। समुद्र पर स्वयं को इस दयनीय स्थिति में पाकर युवा कप्तान को ये समझ में आ गया कि किसी ने उसकी कांस्य अंगूठी चुरा ली है, और वह अपने दुर्भाग्य पर जोर जोर से विलाप करने लगा, परंतु इससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। Alas, he said to himself, whoever has taken my ring has probably taken my dear wife also. What good will it do me to go back to my own country? And he sailed about from island to island, and from shore to shore, believing that wherever he went everybody was laughing at him, and very soon his poverty was so great that he and his crew and the poor black cats had nothing to eat but herbs and roots. After wandering about a long time he reached an island inhabited by mice. The captain landed upon the shore and began to explore the country. There were mice everywhere, and nothing but mice. Some of the black cats had followed him, and, not having been fed for several days, they were fearfully hungry and made terrible havoc among the mice. Then the queen of the mice held a council. These cats will eat every one of us, she said, if the captain of the ship does not shut the ferocious animals up. Let us send a deputation to him of the bravest among us. Several mice offered themselves for this mission and set out to find the young captain. Captain, said they, go away quickly from our island, or we shall perish every mouse of us. Willingly, replied the young captain, upon one condition. That is that you shall first bring me back a bronze ring which some clever magician has stolen from me. If you do not do this I will land all my cats upon your island, and you shall be exterminated. The mice withdrew in great dismay. What is to be done? Said the queen. How can we find this bronze ring? She held a new council, calling in mice from every quarter of the globe, but nobody knew where the bronze ring was. Suddenly 3 mice arrived from a very distant country. One was blind, the second lame, and the third had her ears cropped. Ho, 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 said the newcomers. We come from a far distant country. Do you know where the bronze ring is which the genie obey? Ho, ho, ho. We know, an old sorcerer has taken possession of it, and now he keeps it in his pocket by day and in his mouth by night. Go and take it from him, and come back as soon as possible. So the 3 mice made themselves a boat and set sail for the magician's country. When they reached the capital they landed and ran to the palace, leaving only the blind mouse on the shore to take care of the boat. Then they waited till it was night. The wicked old man lay down in bed and put the bronze ring into his mouth, and very soon he was asleep. Now, what shall we do? Said the 2 little animals to each other. कटे हुए कानों वाली चूहिया को तेल से भरा एक दीपक और मिर्च से भरी एक बोतल मिली। इसलिए उसने अपनी पूंछ पहले तेल में और फिर मिर्च में डुबोई और जादूगर की नाक के पास रख दी। अतिशा, अतिशा, बूढ़े आदमी ने छींका, लेकिन वह नहीं उठा और झटके से उसके मुंह से पीतल की अंगूठी उछलकर बाहर आ गई। लंगड़े चूहे ने तुरंत कीमती ताबीज छीन लिया और उसे नाव पर ले गया। कल्पना कीजिए कि जादूगर को कितनी निराशा हुई होगी जब वह जागा और उसे पीतल की अंगूठी कहीं नहीं मिली। लेकिन तब तक हमारे 3 चूहे अपना इनाम लेकर रवाना हो चुके थे। अनुकूल हवा उन्हें उस द्वीप की ओर ले जा रही थी जहां चूहों की रानी उनका इंतजार कर रही थी।
स्वाभाविक रूप से वे कांस्य की अंगूठी के बारे में बात करने लगे। हम में से कौन सबसे अधिक श्रेय का हकदार है? वे सब एक साथ चिल्लाए। हाँ, अंधे चूहे ने कहा, क्योंकि मेरी सतर्कता के बिना हमारी नाव खुले समुद्र में बह गई होती। नहीं, सचमुच, कटे हुए कानों वाला चूहा चिल्लाया, इसका श्रेय मुझे है। क्या मैंने ही उस आदमी के मुंह से अंगूठी नहीं निकलवाई? नहीं, यह मेरी है, लंगड़ा चिल्लाया, क्योंकि मैं अंगूठी लेकर भाग गया था। और ऊंची बातों से वे शीघ्र ही मारपीट पर उतर आए, और अफसोस, जब झगड़ा बहुत भयंकर हो गया तो पीतल की अंगूठी समुद्र में गिर गई। हम अपनी रानी का सामना कैसे करेंगे? तीनों चूहों ने कहा, जब हमारी मूर्खता के कारण हमने ताबीज खो दिया है और हमारे लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम अपने देश वापस नहीं जा सकते। चलो इस रेगिस्तानी द्वीप पर उतरते हैं और वहां अपना दयनीय जीवन समाप्त करते हैं। कहते ही काम हो गया। नाव द्वीप पर पहुंची और चूहे उतर गए। अंधी चूहे को उसकी 2 बहनों ने जल्दी से छोड़ दिया, जो मक्खियों का शिकार करने चली गईं, लेकिन जब वह उदास होकर किनारे पर घूम रही थी, तो उसे एक मरी हुई मछली मिली और वह उसे खा रही थी। तभी उसे कुछ बहुत कठोर चीज का एहसास हुआ। उसके चिल्लाने पर बाकी 2 चूहे भाग गए। ये कांसे की अंगूठी है, ये ताबीज है। वे खुशी से चिल्लाए और फिर से अपनी नाव में सवार होकर वे जल्द ही चूहों के द्वीप पर पहुंच गए। अब समय आ गया था कि वे वहां पहुंचे, क्योंकि कप्तान बिल्लियों का अपना माल उतारने ही वाला था। तभी चूहों का एक दल उसके पास कीमती कांसे की अंगूठी लेकर आया। कांस्य की अंगूठी, युवक ने आदेश दिया, अपने स्वामी की आज्ञा मानो। मेरे जहाज को पहले जैसा ही रहने दो। तुरंत ही अंगूठी के जिन ने काम करना शुरू कर दिया और पुराना काला जहाज एक बार फिर ब्रोकेड के पालों वाला अद्भुत सुनहरा जहाज बन गया। सुंदर नाविक चांदी के मस्तूलों और रेशमी रस्सियों की ओर दौड़े और बहुत जल्द ही वे राजधानी के लिए रवाना हो गए। आह, नाविक कांच जैसे समुद्र पर उड़ते हुए कितनी प्रसन्नता से गा रहे थे। अंततः बंदरगाह पर पहुंच गए। कप्तान उतरा और महल की ओर भागा, जहां उसने दुष्ट बूढ़े आदमी को सोते हुए पाया। राजकुमारी ने अपने पति को लंबे समय तक गले लगाया। जादूगर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। अगले दिन जादूगर को मेवों से लदे एक जंगली खच्चर की पूंछ से बांध दिया गया और उसे उतने ही टुकड़ों में तोड़ दिया गया जितने खच्चर की पीठ पर मेवे थे।